ये तो लेके चलते हैं फिजिक्स का पार्ट 1। सर फिजिक्स क्या है इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो फिजिक्स के बारे में सर फिजिक्स किसे कहते हैं? PHYSICS फिजिक्स। इसका हिंदी रूपांतरण होता है मेरे प्यारे बच्चों भौतिकी। सर फिजिक्स को दो भाग में, सर आगे पहले हम समझते हैं कि फिजिक्स का परिभाषा क्या है। चलिए आप लोग तो परिभाषा समझने में माहिर है ना, कि चलते हैं फिजिक्स का परिभाषा क्या है। तो फिजिक्स के परिभाषा आप लोग बता सकते हैं क्या है? नहीं बताइएगा तो चलिए हम बताते हैं कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम प्राकृतिक में होने वाली घटनाओं का क्रमबद्ध अध्ययन करते हैं भौतिकी कहलाता है। फिर से एक बार मेरे प्यारे मित्रों, फिजिक्स किसे कहते हैं? तो विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम प्राकृतिक में होने वाली घटनाओं का क्रमबद्ध अध्ययन करते हैं फिजिक्स कहलाता है। यानी प्राकृतिक में होने वाली घटनाएं का क्रमबद्ध अध्ययन करना फिजिक्स कहलाता है। प्राकृतिक में होने वाली घटनाओं का क्रमबद्ध अध्ययन करना क्या कहलाता है मेरे बच्चों? तो फिजिक्स कहलाता है। अब ये तो जान गए कि सर प्राकृतिक में होने वाली घटनाओं का क्रमबद्ध अध्ययन करना फिजिक्स कहलाता है। तो इसके बारे में हम चलते हैं कि फिजिक्स कितने प्रकार के होते हैं। तो बच्चा मेरे फिजिक्स जो होता है दो प्रकार में डिवाइड किया गया। फिजिक्स को दो भागों में बांटा गया। पहला क्लासिकल फिजिक्स, यानी हिंदी में लिखे तो प्राचीन भौतिकी, और दूसरा आधुनिक भौतिकी। एक है प्राचीन भौतिकी तो दूसरा है आधुनिक भौतिकी। तो प्राचीन भौतिकी आधुनिक भौतिकी, यानी सर फिजिक्स दो भागों में बांटा गया। प्राचीन भौतिकी और कौन सा भौतिकी? आधुनिक भौतिकी। याद रखना है, प्राचीन भौतिकी और आधुनिक भौतिकी। चलिए, तो भौतिकी किसे कहते हैं, फिजिक्स किसे कहते हैं? तो प्राकृतिक में होने वाली घटनाओं का क्रमबद्ध अध्ययन करना। प्राकृतिक में होने वाली घटनाओं का क्रमबद्ध अध्ययन करना क्या कहलाता है? भौतिकी कहलाता है, फिजिक्स कहलाता है। फिजिक्स के दो भागों में बांटा गया। कितने भागों में बांटा गया मेरे प्यारे बच्चों? दो भाग में। कौन कौन? प्राचीन भौतिकी और दूसरा होता है आधुनिक भौतिकी। प्राचीन भौतिकी को क्लासिकल फिजिक्स कहते हैं और आधुनिक भौतिकी को मॉडर्न फिजिक्स के नाम से जाना जाता है। सर प्राचीन भौतिकी का जनक किसे मानते हैं? न्यूटन। प्राचीन भौतिकी का जनक किसे में मानते हैं मेरे प्यारे बच्चों? न्यूटन को। और न्यूटन का कहाँ जन्म लिए थे? इंग्लैंड में। न्यूटन कहाँ के रहने वाले थे? इंग्लैंड का। और इनका पुस्तक का नाम प्रिंसिपिया था, जो लिखा गया कब? 1686 में, लेकिन प्रकाशित हुआ 1687 में। पूछ देगा कि प्रिंसिपिया पुस्तक जो है वो लिखा गया कब? तो लिखा गया 1686 में, लेकिन प्रकाशित हुआ 1687 में। याद रखिएगा, प्रिंसिपिया पुस्तक प्रकाशित हुआ 87 में और लिखा गया 86 में। और न्यूटन गति के तीनों नियम का वर्णन, न्यूटन गति के फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन और थर्ड लॉ ऑफ मोशन, ये तीनों गति का नियम जो है प्रिंसिपिया पुस्तक में ही मिलता है। तो फिजिक्स के दो भागों में बांटा गया। एक को कहा गया प्राचीन भौतिकी, जिसको क्लासिकल फिजिक्स कहते हैं। जनक न्यूटन रहने वाले थे इंग्लैंड के और इन्होंने पुस्तक लिखा प्रिंसिपिया। अब आते हैं आधुनिक भौतिकी का जनक। तो आधुनिक भौतिकी का जनक जो है अल्बर्ट आइंस्टीन है। आधुनिक भौतिकी का जनक कौन है? अल्बर्ट आइंस्टीन है। इनका जन्म कहाँ हुआ था? जर्मनी में। यह जर्मनी के रहने वाले थे, परंतु जर्मनी के सरकार ने इनको निकाल दिया तो ये अमेरिका के नागरिक बन गए। और अमेरिका में ही जाकर इन्होंने कौन सा सिद्धांत दिया? सापेक्षता का सिद्धांत दिया। सापेक्षता का सिद्धांत क्या है मेरे प्यारे बच्चों? E बराबर MC स्क्वायर। क्या है मेरे रसगुल्लो? तो सापेक्षता का सिद्धांत बराबर होता है E बराबर MC स्क्वायर।
जहां पूछेगा ई क्या है तो ऊर्जा है, एम क्या है तो द्रव्यमान है, और सी क्या है तो प्रकाश का वेग। सी क्या है तो प्रकाश का वेग। और आपको पता है मेरे प्यारे बच्चों कि प्रकाश का वेग होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, है ना बच्चा। तो फिर से एक बार, भौतिकी किसे कहते हैं तो प्राकृतिक में होने वाली घटनाओं का अध्ययन करना, क्रमबद्ध अध्ययन करना फिजिक्स कहलाता है। फिजिक्स को 2 भाग में बांटा गया, प्राचीन भौतिकी और आधुनिक भौतिकी। प्राचीन भौतिकी का जनक कौन है? न्यूटन। और आधुनिक भौतिकी का जनक कौन है? अल्बर्ट आइंस्टीन। न्यूटन कहाँ के रहने वाले थे? इंग्लैंड का। तो जबकि आइंस्टीन कहाँ के रहने वाले थे? जर्मनी का। न्यूटन ने पुस्तक लिखा प्रिंसिपिया, जबकि आइंस्टीन ने सापेक्षता का सिद्धांत दिया। मतलब होता है E = mc²। ई क्या है तो ई ऊर्जा है, एम क्या है द्रव्यमान है, उसकी क्या है प्रकाश का वेग है। प्रकाश का वेग कितना होता है मेरे प्यारे बच्चों? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और यहां याद रखिएगा एक बात और कि आइंस्टीन जो थे वो वायलिन बजाते थे। क्या बजाते थे? वायलिन। वायलिन बजाते थे, यानी आइंस्टीन जो थे वो वायलिन बजाने में निपुण थे। आइंस्टीन किस क्या चीज बजाते थे? तो आइंस्टीन जो थे वायलिन बजाने में निपुण थे। क्या बजाते थे मेरे प्यारे बच्चों? तो आइंस्टीन जो बजाते थे वो वायलिन बजाते थे। तो फिर से एक बार, भौतिकी क्या है तो प्राकृतिक में होने वाली घटनाओं का क्रमबद्ध अध्ययन करना मेरे रसगुल्लो भौतिकी कहलाता है। भौतिकी को 2 भाग में बांटा गया मेरे रसगुल्लो, प्राचीन भौतिकी और आधुनिक भौतिकी। प्राचीन भौतिकी किसे कहा? प्राचीन भौतिकी के जनक कौन है? न्यूटन। और आधुनिक भौतिकी का जनक कौन है? अल्बर्ट आइंस्टीन। न्यूटन इंग्लैंड के निवासी थे, जबकि अल्बर्ट आइंस्टीन जर्मनी के निवासी थे, परंतु जर्मनी के सरकार ने इन्हें निकाल दिया तो ये अमेरिका के नागरिक बन गए। न्यूटन द्वारा लिखा गया पुस्तक का नाम प्रिंसिपिया, जो लिखा गया 86 में, लेकिन प्रकाशित हुआ 1687 में। न्यूटन गति का तीनों नियम का वर्णन प्रिंसिपिया पुस्तक में ही मिलता है। जबकि अल्बर्ट आइंस्टीन ने सापेक्षता का सिद्धांत दिया, E = mc², जहां E ऊर्जा है, m द्रव्यमान है और C क्या है प्रकाश का वेग है। याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, याद रखिएगा। क्लियर? यहां तक क्लियर है? यहां तक क्लियर है? कॉपी कलम निकाल कर जल्दी कीजिएगा। यहां तक क्लियर है? चलिए यहां तक क्लियर कीजिए, यहां तक क्लियर कीजिए, लिख लीजिए। चलिए तो हम आप लोग को बताएं भौतिकी क्या है। तो विज्ञान की वह शाखा जिसमें प्राकृतिक में होने वाली घटनाओं का क्रमबद्ध अध्ययन करते हैं, भौतिकी कहलाता है। भौतिकी को 2 भागों में बांटा गया, मॉडर्न फिजिक्स और क्लासिकल फिजिक्स। क्लासिकल फिजिक्स का जन्मदाता न्यूटन है और मॉडर्न फिजिक्स का जन्मदाता अल्बर्ट आइंस्टीन है। अल्बर्ट आइंस्टीन ने सापेक्षता का सिद्धांत दिया, जबकि न्यूटन ने प्रिंसिपिया नामक पुस्तक लिखा। सापेक्षता का सिद्धांत E = mc² होता है, जहां C प्रकाश का चाल है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। बच्चों मेरे, अगर ठीक है आपको याद नहीं रहा कि प्राकृतिक में होने वाली, शॉर्ट फॉर्म में कैसे बोलेंगे फिजिक्स का डेफिनेशन, कुछ नहीं करना है। भौतिकी को मापन का विज्ञान कहते हैं, बस एक लफ्ज में बोलना है। भौतिकी को मापन का विज्ञान कहा जाता है सर, क्योंकि किसी भी भौतिक राशि को मापने के लिए एक मानक माप की आवश्यकता पड़ती है। किसी भी भौतिक राशि को मापने के लिए एक मानक माप की आवश्यकता पड़ती है, जिसे मात्रक या इकाई कहते हैं, जिसे मात्रक या इकाई कहते हैं। जैसे दूरी को मापने के लिए मीटर, द्रव्यमान को मापने के लिए किलोग्राम, समय को मापने के लिए सेकेंड, बल को मापने के लिए न्यूटन। ठीक अन्य भौतिक राशि को मापने के लिए उसका अपना अलग अलग मात्रक होता है। ये उस ठीक अन्य भौतिक राशि को मापने के लिए, ये सभी भौतिक राशि है, तो ठीक वो अन्य भौतिक राशि को मापने के लिए उसका अपना अलग अलग मात्रक होता है। यानी अगर कोई पूछे भौतिकी क्या है, तो भौतिकी को मापन का विज्ञान भी कहा जाता है, क्योंकि किसी भी भौतिक राशि को मापने के लिए एक मानक माप की आवश्यकता पड़ती है। किसी भी भौतिक राशि को मापने के लिए एक मानक माप की आवश्यकता पड़ती है, जिसे मात्रक या इकाई या इंग्लिश में इसे यूनिट भी कहते हैं। जैसे दूरी को मापने के लिए मीटर, द्रव्यमान को मापने के लिए किलोग्राम, समय को मापने के लिए सेकेंड, बल को मापने के लिए न्यूटन। ठीक उसी प्रकार अन्य भौतिक राशि को मापने के लिए अपना अलग अलग उसका मात्रक होता है मेरे प्यारे बच्चों, है ना। बता दीजिएगा, अगर कोई पूछेगा भौतिकी क्या है, तो कह दीजिएगा कि भौतिकी को मापन का विज्ञान कहा जाता है, क्योंकि किसी भी भौतिक राशि को मापने के लिए अपना अलग अलग मात्रक होता है, जिसे अपना अपना अलग मानक या माप होता है, जिसे मात्रक या इकाई कहते हैं। जैसे दूरी को मापने के लिए मीटर, तो दूरी का इकाई हो गया मीटर, द्रव्यमान का इकाई हो गया किलोग्राम, समय का इकाई हो गया सेकेंड, और बल का इकाई हो गया न्यूटन। और वैसे बहुत सारे भौतिक राशि है जिनका अलग अलग मात्रक होते हैं, है ना मेरे बच्चों। तो ये सब थोड़ा बात याद रखिएगा, हाँ शुरुआती दौर में याद रखिएगा। नोट में ये जरूर याद रखिएगा, न्यूटन क्या बजाते थे, अल्बर्ट आइंस्टीन क्या बजाते थे, तो वायलिन बजाते थे। कभी कभी आता है कि अल्बर्ट आइंस्टीन क्या बजाने में निपुण थे, तो वायलिन बजाने में निपुण थे।
चलिए आगे चले मेरे प्यारे बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं धीरे धीरे। बच्चा मेरे, न्यूटन के अनुसार याद रखिएगा कि न्यूटन के अनुसार पृथ्वी जो था नारंगी के समान था। न्यूटन के अनुसार पृथ्वी कैसा है? नारंगी के समान है, परंतु जेम्स जीन के अनुसार पृथ्वी जो है वो नाशपाती के समान है। न्यूटन ने कहा कि पृथ्वी नारंगी के समान है, परंतु जेम्स जीन ने बताया कि पृथ्वी नाशपाती के समान है। कभी कभी आपको पूछ देगा कि न्यूटन के अनुसार पृथ्वी कैसा है, तो नाकिस कैसा है, तो कैसा है? नारंगी के समान। और जेम्स जीन के अनुसार पृथ्वी कैसा है? तो नाशपाती के समान। मेरे प्यारे रसगुल्लो, तो यहां तक आपका क्लियर हो गया होगा। कभी कभी न्यूटन के बारे में क्वेश्चन और आता है कि मैंने एक कंकड़ समुद्र में मारा, मैंने एक कंकड़ समुद्र में मारा और उसकी लहरों को देखता रहा, यह कथन किसका है? तो यह कथन न्यूटन का है। याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों कि मैंने एक कंकड़ समुद्र में मारा और उसकी लहरों को देखता रहा, यह कथन किसका है? तो यह कथन न्यूटन का है। और न्यूटन के अनुसार पृथ्वी नारंगी के समान है और जेम्स जीन के अनुसार पृथ्वी नाशपाती के समान है। प्यारे बच्चों, कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि यूरेका शब्द किससे संबंधित है? यूरेका मतलब होता है साधारणतः किसी चीज का खोज करना, किसी चीज का खोज। तो साधारणतः किसी चीज का खोज यूरेका कहलाता है। और यूरेका शब्द किससे संबंधित है? तो आर्किमिडीज से संबंधित है। आर्किमिडीज से कौन सा शब्द संबंधित है? यूरेका। तो आर्किमिडीज से यूरेका शब्द संबंधित है, तो आखिर सर आर्किमिडीज यूरेका शब्द क्यों दिया? तो इसलिए बच्चा, क्योंकि जब आर्किमिडीज ने आर्किमिडीज का सिद्धांत दिया तो उनको ये सिद्धांत खोजने में कोई ज्यादा कठिनाई महसूस का सामना नहीं करना पड़ा, ये कोई कठिनाई महसूस नहीं हुआ। वो चलते फिरते आर्किमिडीज का सिद्धांत दे दिए, यानी उत्प्लावन बल का सिद्धांत दिए, है ना। कौन दिए उत्प्लावन बल का सिद्धांत? आर्किमिडीज ने। याद रखिएगा, इसलिए वो यूरेका चिल्लाए, यानी यूरेका मतलब होता है साधारणता किसी चीज का खोज करना। तो इसीलिए क्वेश्चन पूछ देता है कभी कभी कि यूरेका शब्द किससे संबंधित है? आर्किमिडीज का से संबंधित है। तो आर्किमिडीज का सिद्धांत क्या है? तो आर्किमिडीज का सिद्धांत क्या है ये समझ लीजिए कि जब किसी ठोस पदार्थ को किसी द्रव या गैस में अंशतः या पूर्णतः डुबाते हैं तो उसकी आभासी भार में कमी आ जाती है। उसकी आभासी भार में क्या आ जाती है? कमी आ जाती है। आर्किमिडीज का सिद्धांत कहलाता है। क्या कहलाता है? फिर से एक बार, जब किसी ठोस पदार्थ को किसी द्रव या गैस में अंशतः या पूर्णतः डुबाया जाता है तो उसकी आभासी भार में कमी आती है। दैट इज कॉल्ड आर्किमिडीज का सिद्धांत कहलाता है। बच्चा मेरे, उत्प्लावन बल क्या है? उत्प्लावन बल को इंग्लिश में ब्यूएंट फोर्स कहते हैं। तो उत्प्लावन बल क्या है? फिलहाल हम ये देख लेते हैं कि सर उत्प्लावन बल क्या है। तो उत्प्लावन बल, इसको इंग्लिश में कहते हैं उत्प्लावन बल। तो उत्प्लावन बल क्या है? इसको कहते हैं ब्यूएंट फोर्स। क्या कहते हैं? ब्यूएंट फोर्स कहा जाता है। ब्यूएंट फोर्स कहा जाता है। तो उत्प्लावन बल क्या है? तो जब किसी ठोस पदार्थ को किसी द्रव या गैस में डुबाया जाता है, तो नीचे से ऊपर एक बल लगता है, और इसी बल को हम लोग कहते हैं ब्यूएंट फोर्स। कौन सा फोर्स? ब्यूएंट फोर्स, यानी उत्प्लावन बल के नाम से जानते हैं। फिर से एक बार, जब किसी ठोस पदार्थ को किसी द्रव या गैस में डुबाते हैं तो नीचे से ऊपर एक बल लगता है, जिसे उत्प्लावन बल के नाम से जाना जाता है। जिसे कौन सा बल के नाम से जाना जाता है? उत्प्लावन बल के नाम से जाना जाता है। और आपको यह पता होना चाहिए मेरे प्यारे बच्चों कि तैरने का नियम किसने दिया? तो आर्किमिडीज ने दिया।
तैरने का नियम किसने दिया? आर्किमिडीज ने दिया। तैरने का नियम किसने दिया? तो आर्किमिडीज ने दिया। उत्प्लावन बल का खोज किसने किया? आर्किमिडीज ने किया। यूरेका शब्द किससे संबंधित है? आर्किमिडीज से संबंधित है। आर्किमिडीज का सिद्धांत क्या है? तो जब किसी ठोस पदार्थ को किसी द्रव या गैस में अंशतः या पूर्णतः डुबाते हैं तो उसकी आभासी भार में कमी आ जाती है, आर्किमिडीज का सिद्धांत कहलाता है। उत्प्लावन बल किसे कहते हैं? तो जब किसी ठोस पदार्थ को किसी द्रव या गैस में अंशतः या पूर्णतः डुबाई जाती है तो नीचे से एक बल कार्य करता है, जिससे कौन सा बल कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों? उत्प्लावन बल कहते हैं। कौन सा बल कहते हैं? उत्प्लावन बल कहा जाता है। कौन सा बल कहते हैं? उत्प्लावन बल कहा जाता है। याद रखिएगा, म्यूट फोर्स कहा जाता है। तैरने का नियम किसने दिया? आर्किमिडीज ने दिया। तैरने का नियम किसने दिया? आर्किमिडीज ने दिया। याद रखिएगा। अब आगे चलते हैं। पनडुब्बी नाम सुने हैं, कौमा हाइग्रोमीटर। हाइग्रोमीटर ये दोनों एक, ये तो पनडुब्बी का नाम सुने हैं, पानी के अंदर जो चलता है। हाइग्रोमीटर एक यंत्र है। ये क्या है? यंत्र है। और ये आपेक्षिक आर्द्रता को मापता है। आपेक्षिक आर्द्रता, आपेक्षिक आर्द्रता को मापता है। तो आपेक्षिक आर्द्रता को मापने वाला यंत्र को क्या कहते हैं? हाइग्रोमीटर। और पनडुब्बी और हाइग्रोमीटर ये दोनों आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित है। किस सिद्धांत पर आधारित है? आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित है। याद रखिएगा कि पनडुब्बी और हाइग्रोमीटर ये दोनों किस सिद्धांत पर आधारित है? तो आर्किमिडीज सिद्धांत पर कार्य करती है। और हाइग्रोमीटर क्या है सर? तो आपेक्षिक आर्द्रता। आपेक्षिक आर्द्रता को जो मापता है उसे क्या कहते हैं? हाइग्रोमीटर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हाइग्रोमीटर कहा जाता है। तो याद रखिएगा कि पनडुब्बी और हाइग्रोमीटर जो है वो किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो आर्किमिडीज के सिद्धांत पर कार्य करता है। तैरने का नियम किसने दिया? तो आर्किमिडीज ने दिया। तैरने का नियम किसने दिया? आर्किमिडीज ने दिया, है ना मेरे प्यारे बच्चों। तो ये सब क्वेश्चन जो है याद रखिएगा। कभी कभी पूछ देता है चलिए, तो जो लिखा है आप लोग उतार लिए मेरे प्यारे बच्चों। इसके पहले जितना हुआ फिजिक्स क्या है, दो भागों में बटा, मॉडर्न फिजिक्स, क्लासिकल फिजिक्स, ये सब के बारे में आप लोग उतार लिए होंगे ठीक से। अब चलते हैं आगे। आगे क्या है कि मौत की सौदागर की मौत जो है इसको इंग्लिश में कहते हैं द मर्चेंट ऑफ डेथ इज डेड। यह वाक्य किससे संबंधित है? तो यह वाक्य डायनामाइट का खोजकर्ता अल्फ्रेड नोबेल से संबंधित है। डायनामाइट का खोजकर्ता अल्फ्रेड नोबेल से संबंधित है। कौन सा वाक्य? तो मौत की सौदागर की मौत। ये बात सर, डायनामाइट का खोज अल्फ्रेड नोबेल ने कब किया? 1867 ईस्वी में। कब किया मेरे बच्चे? मेरे रसूल को 1867 में अल्फ्रेड नोबेल ने डायनामाइट का खोज की। अल्फ्रेड नोबेल से संबंधित है क्या? मौत की सौदागर की मौत। बच्चा मेरे पहले ये समझिए कि अल्फ्रेड नोबेल जो थे इनका जन्म जो हुआ था 21 अक्टूबर 1833 ईस्वी में। 21 अक्टूबर 1833 ईस्वी में अल्फ्रेड नोबेल की जो जन्म हुई है ना, कहाँ हुआ? तो स्टॉकहोम स्वीडन में। स्टॉकहोम स्वीडन में, स्वीडन के शहर, स्वीडन देश के अंतर्गत स्टॉकहोम शहर में जो है अल्फ्रेड नोबेल की जन्म हुई 21 अक्टूबर 1833 में। और मृत्यु इनका हुआ 10 दिसंबर 1896 में। ये बात यहाँ तक याद रखिएगा। तो अल्फ्रेड नोबेल से संबंधित वाक्य है मौत की सौदागर की मौत। अल्फ्रेड नोबेल कौन थे? डायनामाइट का खोजकर्ता थे। और ये कब किया डायनामाइट का खोज? 1867 में। बात यहाँ ये आता है मेरे प्यारे बच्चों कि सर अल्फ्रेड नोबेल ने डायनामाइट का खोज किया तो क्यों किया? तो बात तो 1867 के पहले की बात है। उस समय लोगों की बहुत सारी जो है कठिनाइयां झेलना पड़ता था, जैसे पहाड़ को काटकर रोड बनाना। तो उस समय पहाड़ को काटकर रोड बनाना असंभव था। उसको संभव करने के लिए बहुत सारे लेबर लगते थे, मजदूर लगते थे, समय लगता था। तो वही परेशानी को दूर करने के लिए अल्फ्रेड नोबेल ने डायनामाइट बनाया। तो डायनामाइट बनाया तो लोगों के मन में भ्रम बैठ गया कि अरे ये तो बम है, अब इससे लोगों की जबरदस्त मृत्यु होगी, और लोग इनसे घृणा करने लगे। ये काफी सोच में पड़ गए कि यार हम आप लोग की सहायता के लिए बनाए और आप हमसे घृणा कर रहे हैं। तो अपने जगह को छोड़कर, स्टॉकहोम को छोड़कर कहीं
रिलेशंस के यहाँ चले गए कुछ दिनों के लिए ताकि उनका मन शांत लगे। तो उनके जो शुभचिंतक थे वो उनको खोजने लगे। ना मिलने पर वो फ्रेंच न्यूज़पेपर में छपवा दिए कि मौत की सौदागर की मौत, ये हेडलाइन न्यूज़पेपर में था। तो जब वो न्यूज़पेपर पढ़े तो उनको काफ़ी दुख हुआ कि यार बताओ मेरे साथ ऐसा किया गया। तो यही दुखी के कारण वो क्या किए कि अपने सारे संपत्ति जो है था वो ट्रस्ट में दान कर दी, और वही ट्रस्ट में से जो इंटरेस्ट आता है उसी इंटरेस्ट से 6 क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। कितने क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है? तो 6 क्षेत्र में। तो यहाँ ध्यान रखना है कि नोबेल साहब जो थे वो स्वीडन के थे और जन्म कहाँ का हुआ था? 21 अक्टूबर 1833 और मृत्यु 10 दिसंबर 1896 को। तो नोबेल साहब की स्मृति में प्रत्येक वर्ष 10 दिसंबर को नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। तो 10 दिसंबर को नोबेल पुरस्कार दिया जाता है मेरे प्यारे बच्चों। तो नोबेल पुरस्कार का शुरुआत कब हुआ? तो 1901 ईस्वी में जो है नोबेल पुरस्कार का शुरुआत हुआ। नोबेल पुरस्कार का शुरुआत कब हुआ? तो 1901 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार का शुरुआत हुआ, यानी इनके मृत्यु के 5 साल बाद जो है नोबेल पुरस्कार मिलना चालू हो गया। नोबेल पुरस्कार मेरे रसगुल्लो 6 क्षेत्र में दिया जाता है। पहला साहित्य, चिकित्सा, रसायन, भौतिकी, शांति और अर्थशास्त्र, यह 6 क्षेत्र में जो है नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। याद रखिएगा कि द मर्चेंट ऑफ डेथ इज डेड, मौत की सौदागर की मौत, यह वाक्य किससे संबंधित है? तो डायनामाइट की खोजकर्ता अल्फ्रेड नोबेल से। अल्फ्रेड नोबेल ने डायनामाइट का खोज कब किया? 1867 ईस्वी में। कब किया? 1867 ईस्वी में। और यहाँ पर यह भी बात याद रखना है बच्चे मेरे कि डायनामाइट का भी अल्फ्रेड नोबेल का जन्म 1833 में, जबकि मृत्यु का हुआ 1896 में। तो इनके संपत्ति जो अपना ट्रस्ट में दान कर दिए थे, तो इसी से इंटरेस्ट जो ब्याज आता है इन्हीं के तो उसी ब्याज से 6 क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। ये बात आप रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों। तो नोबेल पुरस्कार 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। नोबेल पुरस्कार का शुरुआत 1901 ईस्वी से हुआ, यानी इनके मृत्यु के 4-5 साल बाद जो है नोबेल पुरस्कार की शुरुआत हुई। कभी कभी पूछता है कि नोबेल पुरस्कार कहाँ से दिया जाता है? तो स्वीडन के स्टॉकहोम शहर से। स्वीडन के स्टॉकहोम शहर से नोबेल पुरस्कार 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। प्रत्येक वर्ष नोबेल साहब की स्मृति में जिस दिन वो मरे थे, यानी 10 दिसंबर को उनकी मृत्यु हुई थी, तो उसी तारीख से नोबेल पुरस्कार देना शुरू हुआ 1901 में। 6 क्षेत्र में साहित्य, चिकित्सा, रसायन, भौतिकी, शांति और अर्थशास्त्र के क्षेत्र में जो है नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। नोबेल पुरस्कार की बात करें तो इससे क्वेश्चन आता है कि सब नोबेल पुरस्कार को अर्थशास्त्र को नोबेल पुरस्कार में कब जोड़ा गया? तो अर्थशास्त्र को नोबेल पुरस्कार में कब जोड़ा गया? तो 1969 में अर्थशास्त्र को पहला नोबेल पुरस्कार मिला। जोड़ा गया बच्चा मेरे 1968 में, लेकिन 1969 में ही याद रखिएगा, क्योंकि नोबेल पुरस्कार जो है अर्थशास्त्र के क्षेत्र में 1969 में ही पहली बार दिया गया था। बच्चा मेरे प्रथम भारतीय कौन थे जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिला? तो याद रखिएगा प्रथम भारतीय कौन थे जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिला? तो रविंद्रनाथ टैगोर प्रथम भारतीय थे जिनको नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। कब? तो इनको नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया 1913 ईस्वी में। 1913 ईस्वी में प्रथम भारतीय जिन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। किस क्षेत्र में पूछेगा? तो साहित्य के क्षेत्र में। साहित्य के क्षेत्र में पुस्तक का नाम याद रखिएगा, गीतांजलि। इनका पुस्तक का नाम क्या था? गीतांजलि था। इनका पुस्तक का नाम जो था वो गीतांजलि। तो गीतांजलि पुस्तक पर 1913 ईस्वी में साहित्य के क्षेत्र में रविंद्रनाथ टैगोर को कौन सा पुरस्कार दिया गया? नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ये सबसे वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है मेरे प्यारे बच्चों, और इसको याद रखिएगा। आगे चर्चा करते हैं कि सीवी रमन। क्वेश्चन आता है कि सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार से कब सम्मानित किया गया? तो सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार से 1930 ईस्वी में सम्मानित किया गया। कब किया गया मेरे प्यारे बच्चों? तो भौतिकी के क्षेत्र में प्रथम भारतीय सीवी रमन थे जिनको नोबेल पुरस्कार कब दिया गया? 1930 ईस्वी। ये भी याद रखिएगा। और 1930 ईस्वी में पूछेगा कि सीवी रमन को जो नोबेल पुरस्कार मिला, सीवी रमन को जो नोबेल पुरस्कार मिला कब? 1930 ईस्वी में। ये भी याद रखिएगा। प्रथम भौतिकी के क्षेत्र में प्रथम भारतीय जो थे वो सीवी रमन थे जिनको 1930 में नोबेल पुरस्कार मिला। कौन सा पुरस्कार मिला? नोबेल प्राइज मिला। तो सीवी रमन को किस क्षेत्र में मिला? तो भौतिकी के क्षेत्र में मिला। किसके खोज के उपलक्ष्य में? तो 4 याद रखिएगा, प्रकाश का प्रकिरणम प्रकिरणम के खोज के उपलक्ष्य में जो है
प्रकाश के प्रकीर्णन के खोज के उपलक्ष्य में, प्रकाश का प्रकीर्णन के खोज के उपलक्ष्य में सीवी रमन को 1930 ईस्वी में नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया। प्रथम भारतीय वैज्ञानिक थे जिनको नोबेल पुरस्कार मिला भौतिकी के क्षेत्र में। किसके क्षेत्र में? भौतिकी के क्षेत्र में। लेकिन इनसे भी प्रथम था रविन्द्रनाथ टैगोर, जिनको साहित्य के क्षेत्र में 1913 में नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया। अब चलिए, प्रथम नोबेल पुरस्कार प्राप्तकर्ता फिजिक्स के क्षेत्र में कौन थे? सीवी रमन। याद रखिएगा 1930 में मिला। कब मिला? 1930 में। भौतिकी के क्षेत्र में अगर पूछेगा मेरे प्यारे बच्चों तब। लेकिन साहित्य के क्षेत्र में प्रथम मिला रविन्द्रनाथ टैगोर को। प्रथम नोबेल पाने वाला सीवी रमन जो थे, इन्हीं के स्मृति में, जो इन्हीं के मतलब प्रकाश के प्रकीर्णन के खोज के उपलक्ष्य में 28 फरवरी को विज्ञान दिवस के रूप में मनाते हैं। यानी याद रखिएगा, सीवी रमन द्वारा रमन प्रभाव के खोज के उपलक्ष्य में, फिर से एक बार, सीवी रमन द्वारा रमन प्रभाव के खोज के उपलक्ष्य में 28 फरवरी को विज्ञान दिवस मनाते हैं। तो विज्ञान दिवस कब मनाते हैं बच्चा मेरे? तो याद रखिएगा, विज्ञान दिवस जो है 28 फरवरी को, 28 फरवरी को पूछ देता है पर्यावरण दिवस, पर्यावरण दिवस, तो ये भी याद रखिएगा कब? 5 जून को। ये सब पूछ देगा। योगा दिवस, योग दिवस, तो योग दिवस 21 जून को। योग दिवस कब मनाया जाता है? 21 जून को। ये सब जो है काफी इंपॉर्टेंट चीज है, जो आप ये सब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। दिवस में तो बहुत सारे दिवस हैं, दिवस का करीब जाने तो रोज महीना में 10 वो 5 वो दिवस ही होता है, लेकिन ये सब विज्ञान दिवस, पर्यावरण दिवस, योगा दिवस। अब विज्ञान दिवस पूछेगा किसके किस चीज के खोज में मनाया गया था? तो रमन प्रभाव के खोज के उपलक्ष्य में, 28 फरवरी को विज्ञान दिवस के रूप में मनाते हैं। अब पर्यावरण दिवस कब मनाते हैं? 5 जून। जबकि योगा दिवस कब मनाते हैं? 21 जून। ऐसे तो दिवस बहुत सारा है, पृथ्वी दिवस, जल दिवस, बहुत सारा दिवस है, हेपेटाइटिस दिवस, बाघ दिवस, शौचालय, बहुत सारे दिवस है। तो दिवस का एक टॉपिक जिस दिन रखेंगे उस दिन हम दिवस क्लियर कर देंगे। फिलहाल अभी आप फिजिक्स चल रहे हैं, है ना? तो फिर से एक बार चलते हैं, फिजिक्स क्या है? तो फिजिक्स जो है विज्ञान की वह शाखा जिसमें प्राकृतिक में होने वाली घटनाओं का अध्ययन किया जाता है, फिजिक्स कहलाता है। बात याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, है ना? फिजिक्स को 2 भागों में बांटा। कौन कौन? क्लासिकल फिजिक्स, मॉडर्न फिजिक्स। क्लासिकल फिजिक्स का जन्मदाता सर आइजैक न्यूटन, जबकि मॉडर्न फिजिक्स का जन्मदाता अल्बर्ट आइंस्टीन। सर आइजैक न्यूटन इंग्लैंड के रहने वाले थे, जबकि आइंस्टीन जर्मनी के रहने वाले थे। न्यूटन ने प्रिंसिपिया नामक पुस्तक लिखा, जबकि आइंस्टीन ने सापेक्षता का सिद्धांत दिया, E = mc², जहां c प्रकाश का वेग है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। न्यूटन द्वारा लिखा गया पुस्तक प्रिंसिपिया है, जो 1686 में लिखा गया, लेकिन 1687 में प्रकाशित हुआ। ये भी बात याद रखिएगा। और न्यूटन गति के 3 नियम प्रिंसिपिया नामक पुस्तक में ही उल्लेखित है। नोट में याद रखिए बातें कि सर ध्यान दीजिएगा कि जो आइंस्टीन थे, अल्बर्ट आइंस्टीन थे, क्या बजाने में निपुण थे? तो वो वायलिन बजाते थे। ये भी बात याद रखिएगा मेरे रसगुल्लो। दूसरी बात ये याद रखिएगा कि न्यूटन के अनुसार पृथ्वी नारंगी के समान है, जबकि जेम्स जीन के अनुसार पृथ्वी नाशपाती के समान है। ये भी बात आ रहा है। मैंने एक कंकड़ समुद्र में मारा और उसकी लहरों को देखता रहा। यह कथन किसका है? तो न्यूटन से संबंधित है। यूरेका शब्द किससे संबंधित है? तो आर्किमिडीज से संबंधित है। आर्किमिडीज ने आर्किमिडीज का सिद्धांत दिया, उत्प्लावन बल का खोज किया। आर्किमिडीज का सिद्धांत क्या है सर? तो जब किसी वस्तु को अंशतः या पूर्णतः किसी द्रव या गैस में, जब किसी वस्तु, किसी द्रव या गैस में, जब किसी ठोस वस्तु को अंशतः या पूर्णतः किसी द्रव या गैस में डुबाते हैं तो उसकी आभासी भार में कमी आती है। आर्किमिडीज का सिद्धांत कहलाता है। उत्प्लावन बल का सिद्धांत क्या है? तो जब किसी ठोस वस्तु को किसी द्रव या गैस में अंशतः या पूर्णतः डुबाते हैं तो नीचे से एक बल कार्य करता है, जिसे उत्प्लावन बल कहा जाता है। यहाँ तक याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों। तैरने का नियम आर्किमिडीज ने दिया। पनडुब्बी, हाइग्रोमीटर, ये सब किस प्रकार करता है? तो आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित है। आगे बताएं, द मर्चेंट ऑफ डेथ इज डेड, यानी मौत की सौदागर की मौत, यह वाक्य किससे संबंधित है? अल्फ्रेड नोबेल से। अल्फ्रेड नोबेल कौन थे? तो डायनामाइट का खोजकर्ता थे। डायनामाइट का खोज इन्होंने कब किया? 1867 में किया। अल्फ्रेड नोबेल का जन्म 1833 में, जबकि इनकी मृत्यु 1896 में हुई। इन्हीं की स्मृति में प्रत्येक वर्ष 10 दिसंबर को कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। और नोबेल पुरस्कार का शुरुआत 1901 में हुआ। कब हुआ? 1901 में। नोबेल पुरस्कार 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। कितने क्षेत्रों में दिया जाता है? 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। पहला चिकित्सा, दूसरा भौतिकी, रसायन, साहित्य, शांति और अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र को नोबेल पुरस्कार में कब जोड़ा गया? अर्थशास्त्र को नोबेल पुरस्कार में 1969 ईस्वी में जोड़ा गया। प्रथम भारतीय जिन्हें नोबेल मिला कौन थे? रविंद्रनाथ टैगोर। किस क्षेत्र में? साहित्य के क्षेत्र में। कौन सा पुस्तक? गीतांजलि नामक पुस्तक पर प्रथम भारतीय रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार दिया गया।
प्रथम वैज्ञानिक कौन थे जिनको नोबेल पुरस्कार, भारतीय वैज्ञानिक कौन थे जिनको नोबेल पुरस्कार मिला? तो सीवी रमन को 1930 ईस्वी में भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल प्राइज मिला। सीवी रमन प्रभाव के खोज के उपलक्ष्य में प्रत्येक साल 28 फरवरी को विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये भी बातें याद रखिएगा मेरे बच्चों। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। नोट में 2 बातें थोड़ा याद रखना है आपको। क्या बात याद रखना है नोट में? तो नोट में 2 बातें याद रखना है कि कहीं कहीं आपको पूछता है कि TNG और TNP ये दोनों में क्या है। तो सबसे पहले तो ये जानिए किसको कहते हैं? ट्राई नाइट्रो ग्लिसरीन। इसको क्या कहते हैं? ट्राई नाइट्रो ग्लिसरीन। इसको कहते हैं ट्राई नाइट्रो फिनॉल। एक होता है TNP, एक होता है TNG। TNG जो है इसे क्या कहते हैं? इसे नोबेल का तेल कहते हैं। नोबेल का तेल कहा जाता है। TNG को क्या कहा जाता है? नोबेल का तेल कहा जाता है। और इसका उपयोग डायनामाइट बनाने में किया जाता है। इसका उपयोग कहाँ करते हैं? डायनामाइट बनाने में किया जाता है। तो TNG को ट्राइनाइट्रोग्लिसरीन कहा जाता है, यानी नोबेल का तेल, और इसका उपयोग डायनामाइट बनाने में किया जाता है। TNP को ट्राइनाइट्रोफिनॉल कहा जाता है और यह एक विस्फोटक पदार्थ है। यह एक, इससे पहले ये जानिए कि इससे पिक्रिक अम्ल कहा जाता है। पिक्रिक अम्ल, इससे पिक्रिक अम्ल कहा जाता है। याद रखिएगा, पिक्रिक अम्ल TNP को कहा जाता है और नोबेल का तेल TNG को कहा जाता है। TNG में ट्राइनाइट्रोग्लिसरीन, TNP में ट्राइनाइट्रोफिनॉल आता है। ट्राइनाइट्रोफिनॉल क्या है? तो यह एक विस्फोटक पदार्थ है। यह एक क्या है? तो विस्फोटक पदार्थ है। ये भी बात याद रखिएगा मेरे बच्चों। तो नोट में ध्यान देना है, TNG, TNP, TNG मतलब ट्राइनाइट्रोग्लिसरीन, नोबेल का तेल, डायनामाइट में इसका उपयोग करेंगे, और TNP मतलब ट्राइनाइट्रोफिनॉल, इसे पिक्रिक अम्ल कहते हैं। यह एक क्या है? विस्फोटक पदार्थ है। तो यहाँ तक आज फिजिक्स का जो चला पहला क्लास। तो ये क्लास अभी कोई चैप्टर नहीं स्टार्ट किए हैं बच्चा मेरे। ये फिल्म स्टार्ट होने से पहले ट्रेलर स्टार्ट हुआ है ना। तो ट्रेलर आपको कैसा लगा कमेंट में करके बताइएगा। अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। हाँ, बस इसी तरह मेरे से जुड़े रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को शेयर कीजिए। बस यही आप लोग से कहते हैं। जय हिंद।